हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। और मैं हूँ आपके साथ ओम प्रकाश तुर्किया और हम डिस्कस कर रहे हैं सिविक्स। तो हमने सिविक्स के फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, फिर उसके बाद सेकंड चैप्टर के 3 लेक्चर को हमने डिस्कस कर लिया है। और उसके बाद आज का ये हमारा 4th लेक्चर है। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, what are the features of Indian constitution, or how our constitution assembly made a world largest and biggest or most wide separate constitution। और जिसमें कि आपको पता होगा, हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में हाउ मेनी मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स राइट देयर व्यूज। और इसमें भी देखा था हमने कि किस तरह से जो उसकी जो थिंकिंग है, फिलोसफी है, उसके जो थॉट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया उसमें डिफरेंट ओपिनियंस के पीपल्स के व्यूज़ हैं वो लिखे गए हैं। और हमने क्या किया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी जो हमने आर्टिकल लिखे हैं, क्लॉज लिखे हैं, वो क्या है डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से के हमने अडॉप्ट किए हैं। और ये भी देखा हमने जो मोस्टली जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको 1935 इंडियन गवर्नमेंट एक्ट है उससे अडॉप्ट किया गया है। और फिर एक जुलाई 1946 में एक इनडायरेक्टली इलेक्शन से एक असेंबली है, या हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, वो सेटअप हुई। और उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या राइट डाउन किया, उन्होंने क्या लिखा बैठकर। ठीक है, कहाँ बैठे वो, पार्लियामेंट में, जो आज संसद है वहीं पर बैठे थे वो। और उन्होंने उसको क्या लिखा स्टेप बाय स्टेप विद इन अरेंजमेंट। ठीक है, अच्छे से सिस्टमेटिक वे से लिखा। उसके ऊपर बहुत सारी डिबेट्स हुई, 114 डेलिब्रेटेड हुई, और उसमें ऑलमोस्ट 2 years 11 month और 18 days तक है उस पर डिस्कशन होने के बाद आफ्टर 26 नवंबर 1949 को आवर कॉन्स्टिट्यूशन अडोप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और इसमें जो अडॉप्ट किया गया ये पूरे इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव है, सिर्फ पूरे भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व था जिन्होंने इसको लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन ने। ये नहीं है कि कुछ पर्टिकुलर पर्सन, जो मैंने बताया अभी 299 मेंबर्स ही इंक्लूड थे उसके अंदर, पूरे कंट्री के थे। ठीक है, वो रिप्रेजेंटेटिव पूरे देश के थे। ठीक है, और थे तो ऑलमोस्ट कांग्रेस के, फिर भी क्या जो उनके जो थिंकिंग व्यू थे वो क्या थे, डिफरेंट थे। जैसे मैंने आपको बताया था कि अंबेडकर हैं, उनके जो हमेशा ही वो गांधी की, जो महात्मा गांधी है उनकी जो फिलोसफी है उसका क्रिटिसाइज करते थे। ठीक है, उनकी विचारधारा है उसका वो अपोज करते थे। इसके अलावा मैंने आपको अब सरदार वल्लभ भाई पटेल और उसका भी बताया था, या नहीं बताया, मतलब बता देता हूँ। बहुत सारे कांग्रेस के लीडर थे, इंटरनल जो हो गए, उनकी विचारधारा अलग थी। फिर भी क्या उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बहुत अच्छे बेटर वे से लिखा। इसीलिए आप देख पा रहे हो वर्ल्ड के जितने भी और कंट्रीज की बात करते हैं वहाँ पर जो इतने राइट्स हैं, या जो इसको इतना वाइडली है लिखा नहीं है जो इंडिया में इसको लिखा गया। ठीक है, तो ये कुछ था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके अलावा हमने देखा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो स्टार्टिंग है वो प्रिम्बल से होती है। ठीक है, प्रस्तावना से, या हिंदी में जिसको उद्देशिका बोलते हैं, प्रिम्बल। प्रिम्बल में बहुत सारे वर्ड हैं। ठीक है, वो मैंने आपको बताया, जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, इस स्टेटमेंट से स्टार्ट होती है, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया उस समय वी द पीपल ऑफ इंडिया वो सिर्फ मेंबर्स ही नहीं थे, वो पूरे देश के लोगों का प्रतिनिधित्व, उन्होंने देश के महत्व के लिए गया उसको लिखा था। ठीक है, फिर हमने कुछ उसके जो मैन जो कॉन्स्टिट्यूशन के, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो सोल है, या आप कह सकते हैं जो उसका ओवरव्यू है, वो हर एक पॉइंट में हमने उसको देखा था। तो हमने कुछ एक पॉइंट्स पढ़े थे जिसमें हमने सेकुलरिज्म है, रिपब्लिक है, ठीक है, डेमोक्रेटिक है, इनको पढ़ा था। वी द पीपल ऑफ इंडिया है, इसको पढ़ा था। ठीक है, तो इसके बाद आगे इसमें आता है जो नेक्स्ट है। ठीक है, इसमें था रिपब्लिक है। रिपब्लिक का मैंने बता दिया होगा कि जिसमें हेड ऑफ स्टेट क्या होता है, जो देश का जो मुखिया होता है वो इलेक्टेड होता है किससे, बाय द पीपल। ठीक है, फिर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी। जस्टिस का मीनिंग क्या होता है, न्याय। लिबर्टी,
लिबर्टी होता है स्वतंत्रता, इक्वालिटी, ठीक है। ये इंक्लूड की गई, जो प्रिम्बल है उसकी जो मेन हेडिंग्स है उसमें इंक्लूड की गई। तो जस्टिस का मतलब क्या था, सिटीजन कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, देयर रिलीजन, देयर क्लास, नो वन शुड बी ट्रीटेड इनफीरियर, ठीक है। किसी को भी क्या है उसका डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव उसको नहीं किया जा सकता। किसके बेसिस पे, उसके कास्ट के बेसिस पे, उसके क्लास के बेसिस पे, उसका रेसिस के बेसिस पे, उसका रिलीजन के बेसिस पे, ठीक है, रिलीजन के बेसिस पे, ठीक है। इस तरह से उसका क्या डिस्क्रिमिनेट है, भेदभाव है। जेंडर के बेसिस पे, सोशल इनइक्वालिटीज के बेसिस पे क्या है उसको क्या है भेदभाव है नहीं किया जा सकता, ठीक है। जेंडर के बेसिस पे यानी मेल और फीमेल के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है, खत्म तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, टाइम लगेगा इसको, जब तक एजुकेशन नहीं आएगी वुमेन्स की, सोसाइटी की जो थिंकिंग है वो नहीं बदलेगी, तो जेंडर जो अनइक्वालिटी है वो क्या है उसको खत्म होने में टाइम लगेगा। तो इन बेसिस पे क्या है गवर्नमेंट और ऑल्सो पीपल से कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट एनीवन, किसी का भी क्या भेदभाव नहीं कर सकता। इसीलिए जितनी भी उसमें लिखा, जैसे कोई भी अगर गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम आती है, ठीक है, अगर गवर्नमेंट की कोई भी वेलफेयर स्कीम जब आती है, मतलब कि कोई भी मान लीजिए योजना जब आती है सरकार की, वो किसके लिए होती है, वो सबके लिए होती है, ठीक है, सबके लिए होती है। उसके जो रूल रेगुलेशन होते हैं वो अलग, जैसे कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम हो, जैसे मैंने जैसे अभी पढ़ा हमने, जैसे फ्री एजुकेशन का है कि 6 to 14 ईयर तक या आप कह सकते हो 1st to 8th क्लास तक है गवर्नमेंट स्कूल में फ्री एजुकेशन दी जाएगी। तो उसमें ना तो जेंडर, रिलीजन, रेस, क्लास, कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट स्कीम है। और गवर्नमेंट इस चीज को खुद इंश्योर करती है कि इस तरह से किसी भी सिटीजन का क्या है इस बेसिस पे क्या है उसको न्याय मिल सके, उसका जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, ठीक है, ना हो सके, ठीक है। आगे है लिबर्टी, देयर इज नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द सिटीजन इन what they think, how they wish to express their thoughts and the way they wish to follow up their thoughts in action, ठीक है। यानी भारत के जितने भी नागरिक हैं, उनके कोई भी विचार हो, उनकी कोई भी थिंकिंग हो, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ठीक है, उनके कोई भी थॉट्स अगर हैं, उसके ऊपर जो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है वो नहीं होंगे। उनको कहने का मतलब है उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलने की स्वतंत्रता है, वो अपने जो अंदर है, जो फीलिंग्स है, जो थॉट्स है, विचार है, वो क्या अपने वो एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक है, उसको क्या कर सकता है, एक्सप्रेस है वो कर सकता है। ये स्वतंत्रता लिबर्टी है वो दी गई है भारतीय नागरिकों को, ठीक है, सबको है। इसलिए देखा होगा गवर्नमेंट चाहे कोई भी स्कीम है लेके आती है, चाहे वो कांग्रेस के टाइम में हो, चाहे आज नरेंद्र मोदी की सरकार हो, आगे आने वाले टाइम में किसी की भी सरकार हो, स्टेट बाय स्टेट अलग अलग किसी की भी हो, चाहे तेल के दाम बढ़ते हैं, नोटबंदी हो, चाहे ठीक है करप्शन का मामला हो, ठीक है, या कोई ऐसा कोई और है स्कैम हो गया हो, कोई घोटाला हो गया हो, ठीक है, गवर्नमेंट बॉडीज काम से सही नहीं कर रही हो, कोई नेता है वो इलीगल वर्क में अगर इंक्लूड है, तो अगर लोग उसको है अपने थॉट से अगर उसको क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है, और उसका विरोध करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन निकालते हैं, गवर्नमेंट उनको रोकती नहीं है, ठीक है, वो कर सकते हैं। जैसे कि आपको बताता हूँ कि किस तरह से लिबर्टी का मतलब कि आपको याद होगा जन लोकपाल जो आंदोलन चला था 2012 में, फिर बाद में 13-14 आगे तक चला, जब वो मूवमेंट स्प्रेड हुई अन्ना हजारे केजरीवाल उनकी, तो वो चला, तो उनको क्या है अगर वो सही वे से बेटर वे से कर रहे हैं तो गवर्नमेंट क्या है उसको क्या है वो अपने आइडियाज है कोई भी उसको एक्सप्रेस कर सकती है, थॉट्स को, थिंकिंग को। इसीलिए आपने देखा बहुत सारे न्यूज चैनल है जो टीवी डिबेट चलती है, वो अपने व्यूज है वो रख सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट कोई भी करे, जैसे नोटबंदी की है, चाहे वो जीएसटी कानून बनाया है, ठीक है, या गवर्नमेंट कुछ और एनआरसी बना रही है, सीएए बना रही है, ठीक है, नए नए एक्ट लेके आ रही है, या गवर्नमेंट है कोई नया बिल लेके आ रही है, कोई और पॉलिसी लेके आई है, किसी भी तरह की हो, तो पीपल्स ऑफ इंडिया, भारत के जितने भी लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, अपने थॉट्स, अपने थिंकिंग उसके ऊपर क्या रख सकते हैं, अपने व्यूज वो रख सकते हैं, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड
इंडियन पीपल्स राइट टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड थिंकिंग। ठीक है, ये मतलब क्या होता है किसका, लिबर्टी का। इसके अलावा इक्वालिटी है। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, समानता। तो भारत के जितने भी नागरिक हैं उनको बराबरी का अधिकार है, ठीक है, समानता का अधिकार है। और गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है कि सबको क्या है, बराबरी का अधिकार मिले, चाहे वो जॉब्स हो, चाहे पर्टिकुलर कोई वर्ग हो, चाहे गवर्नमेंट स्कीम हो, कोई भी हो। ठीक है, हर वर्ग में क्या उसको एक समानता है वो दी जाती है। ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, सबकी नजर में क्या होता है, सब जो कानून की नजर में सब क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, सब क्या है, वो कानून के लिए बराबर है। ठीक है, कानून के लिए क्या है, बराबर है, सबको इक्वल ट्रीट किया जाता है। अगर करप्शन का मामला एक आम आदमी ने किया तो उसको सजा मिलती है, करप्शन का है वो ओम प्रकाश चौटाला ने किया तो देखते होंगे आप भी, मुख्यमंत्री रहे हैं, चाहे वो 4-5 बार मुख्यमंत्री रहे, फिर भी क्या वो जेल में है। ठीक है, लालू प्रसाद यादव का भी कर सकते हो, चाहे आम नागरिक ने कोई भी क्राइम किया है, चाहे किसी ने किया, सबके लिए वो बराबर है। कानून ये नहीं है कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है, वो लॉज है, इंप्लीमेंट है वो किए जाएंगे। एक मिनट रुकना। हवा बहुत तेज चल रही है, यहाँ थोड़ा सा सामान था बोल रहा था, मैंने उसको सही से मैनेज किया। ठीक है, हाँ आगे देखिए, इक्वालिटी ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, यानी कानून की नजर में सब बराबर है, चाहे एक आम नागरिक हो, ठीक है, कॉमन पीपल हो, चाहे वो एक देश का, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो, अगर वो उस जिस बेसिस पे जो लिखा गया है, चाहे वो क्राइम के हो या चाहे रूल रेगुलेशन की बात आती हो, ठीक है, वो सबके लिए बराबर है। हाँ, कुछ एक्ट में कुछ एक दूसरे इश्यूज होते हैं, वहां पर थोड़ी बहुत क्या है, वो जो मंत्री हैं या जैसे मिनिस्टर्स हैं, उनको थोड़ी बहुत परमिशन उसमें छूट मिलती है। ठीक है, बाकी क्या सब कानून की नजर में क्या है, सब है बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट है, और इसके अलावा ये भी सरकार देखती है कि सबको, गवर्नमेंट को ये भी क्या इंश्योर करती है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। ठीक है, सबको क्या मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, सबको बराबर मौके मिले। ठीक है, सबको बराबर मौके हैं, वो अपॉर्चुनिटी है, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। गवर्नमेंट ये भी इंश्योर करती है कि सबको मिले, गवर्नमेंट इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, ये सबको क्या बराबर है वो मौके मिले। ठीक है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, किसी भी क्लास का, किसी भी रिलीजन का, उसको बराबर है वो आपको मिले। इसीलिए देखते होंगे आप, हाँ उसमें थोड़ा सा है, जिसे आगे आता है रिजर्वेशन का है, जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल लिखा गया है, उसमें आर्टिकल में एक स्पेसिफिक जो सोशल और बैकवर्ड क्लास होती है, जो सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनको रिजर्वेशन दिया गया है, उनको छोड़कर। ठीक है, बाकी गवर्नमेंट है वो सबको क्या है, इक्वली ट्रीट करती है। ठीक है, एक लास्ट और रहेगा इसमें, लास्ट है इसमें एक फ्रेटर्निटी, भाईचारा। यहां लिख देता हूं मैं, फ्रेटर्निटी, आपसी भाईचारा। इसका मीनिंग ये है, ऑल इंडियंस, सभी भारतीय, वो क्या है, लाइक ए फैमिली मेंबर। ठीक है, जितने भी भारतीय हैं, ऑल इंडियंस हैं, जितने भारतीय हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट में है वो सेटल्ड हो, किसी भी स्टेट में क्या रहते हो, वो सब क्या लाइक फैमिली मेंबर, वो सब क्या है, एक फैमिली। हमारे मतलब भारत एक क्या है, वो परिवार है, और उसके सदस्य है सभी, जितने भी स्टेट्स है, यूनियन टेरिटरी में जहां जितने लोग पाए जाते हैं, वो एक फैमिली मेंबर की तरह है। यानी वो हम इसीलिए क्या, सभी एक दूसरे से मिलकर क्या, भाईचारे से क्या, एक दूसरे के साथ है वो रहते हैं। और नो वन ट्रीट फेलो सिटीजन एज इंफीरियर, और किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो किसी स्टेट में रह रहा हो, उसको ये नहीं लगना चाहिए कि वो भारत का नागरिक नहीं है,
या उसको अलग से कुछ ऐसा महसूस नहीं होता या होना चाहिए कि वो भारत का नागरिक नहीं है, ठीक है, इसलिए बराबर है। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो उनके साथ है, सिटीजन के साथ इनफेरियर है, वो होता है कि वो भारत के नागरिक नहीं है, उनको अलग से ट्रीट किया जाता है। जैसे हमने न्यूज में कई बार न्यूज में उसमें टीवी में आता है कई बार कि दिल्ली में इस तरह से नॉर्थ ईस्ट से स्टेट से आए हुए लोगों को क्या है, जैसे उनको जैसे नेपाली या उस तरह से है उनको ट्रीट किया जाता है, जो रेशियल होता है ना उस तरह से, क्योंकि उनकी जैसे स्किन आपने देखी होगी या उनकी जो बॉडी टोन है, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो जैसे चाइना जैसे उस तरह से उनकी से मिलता है, तो उनको क्या है उस बेसिस पे कई बार ऐसा लगता है कि वो उनके साथ दूसरी तरह का व्यवहार करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, वो भी हमारे देश के नागरिक है, ठीक है। वो कई बार जो शरारती तत्व होते हैं वो इस तरह की घटनाएं को अंजाम देते हैं, ठीक है, वरना हम सब क्या है फैमिली मेंबर है और हमें हमारे देश को एक साथ जोड़ करके उसको आगे ले जाना है, ठीक है, और देश को क्या बनाना है, एक डेवलप कंट्री बनाना है जहां पर सभी के लिए राइट्स हैं, इक्वल हो, जेंडर के बेसिस पे इक्वालिटी क्या खत्म हो, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स है। और लास्ट में हमारा रह गया थोड़ा सा जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का है तो हमने पढ़ लिया फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने प्रिम्बल है उसके बारे में पढ़ा है, ठीक है, प्रिम्बल के बारे में पढ़ा है। और अब हमारा लास्ट है इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, ठीक है, चैप्टर का ये लास्ट पॉइंट है इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। तो इस बात को हम जानते हैं, वी नो अबाउट दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैव मेनी फिलोसफर व्यूज, उसके अंदर बहुत सारे जो विद्वान हैं उनके व्यूज हैं, ठीक है, अलग अलग जो कंट्रीज के जो अच्छे जैसे हमने क्या जो आर्टिकल है या जो क्लोज है उसको क्या इंक्लूड कर लिया है और हमने उसको क्या अपने देश में इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इसमें इंक्लूड है। इसके अलावा जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे हमने बहुत सारी चीजों को उसको क्या सेटअप कर दिया, उसको अरेंज कर दिया है, हमने बहुत सारी चीजें उसके अंदर इंक्लूड कर दी है। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको, कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया तो उसके अंदर हमने क्या बहुत सारे आर्टिकल्स अनुच्छेद है वो डाल दिए, उसमें बहुत सारे क्लोज हैं, ठीक है, आर्टिकल्स के सब पार्ट में, ठीक है। एक मिनट रुकिए, उनको शामिल किया है। तो इसीलिए क्या हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत जो लॉन्ग है, बहुत बड़ा है, ठीक है, वाइड स्प्रेड है, बहुत बड़ा है और उसके अंदर बहुत सारी जितने लॉज हैं जो सिस्टमेटिक वे से किस तरह से कंट्री रन करेगा वो क्या राइट किए गए। बहुत बड़ा रिटन डॉक्यूमेंट है, मैं लिख देता हूँ लॉन्ग एंड रिटन डॉक्यूमेंट, जिसके अंदर बहुत सारे आर्टिकल 395 है स्टार्टिंग में ना, 395 के लगभग आर्टिकल है और हर एक आर्टिकल के बहुत सारे क्लॉजेज है वो पाए जाते हैं, उपभाग, ठीक है, लॉन्ग एंड रिटन डॉक्यूमेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूड की गई हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या किया गया, बहुत सारे आर्टिकल में उनको क्या है बिल्कुल अरेंजमेंट है उनकी बहुत अच्छे तरीके से की गई है, ठीक है, अरेंजमेंट है, उनको राइट किया गया, बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है, बेटर वे से राइट किया गया। फिर भी क्या उसमें कुछ आप कह सकते हो कि समय के हिसाब से क्या जो सोसाइटी में चेंजेस होते रहते हैं और उस चेंज को इम्प्लीमेंट करना कॉन्स्टिट्यूशन को उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना भी जरूरी हो जाता है, ताकि क्या जो समाज है जो सोसाइटी है उसकी नीड के अकॉर्डिंग क्या उसमें वर्क किया जा सके। तो उन अरेंजमेंट्स में क्या है कुछ अमेंडमेंट की क्या जरूरत पड़ती है या उनको क्या टाइम टू टाइम क्या अपडेट है, उसको रिफ्रेश है, अपडेट है, वो करना पड़ता है, या हम कह सकते हैं उसको क्या ठीक करना पड़ता है, उसको क्या दोबारा से उसमें अगर हमें कुछ चीज है इंक्लूड करनी है, ये चीजें वो करनी पड़ती है। कारण क्या है, रीजन क्या है, जैसे कि समय के हिसाब से जो परिस्थितियां हैं, जो सिचुएशंस है कंट्री की वो चेंज होती रहती हैं। जैसे हम बात करते हैं, जैसे वार की बात कर लेते हैं, जब युद्ध होता है तो उस समय जब हम मानते हैं कि जैसे हमारा दुश्मन हम मानते थे या हमारा जो मैन एनिमी था वो पाकिस्तान था कि ठीक है हम पाकिस्तान से हमें बचना चाहिए,
तो हमने क्या उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन की, उसके अकॉर्डिंग हमने आर्मी में भर्ती की, उस तरह से हमने पॉलिसीज बनाई, ठीक है, इतने हथियार खरीदे। आज का सिनेरियो क्या हो गया 2020 में, क्या है वो उस तरह से जो 1948 में चल रहा था या 1950 में था या 1960 के लगभग था, क्या आज वो 2020 में इम्प्लीमेंट है? नहीं है, उसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। इसलिए गवर्नमेंट ने उसकी पॉलिसीज है वो चेंज करने की बात की है। जैसे हमारी न्यूक्लियर पॉलिसीज क्या है कि हम पहले किसी के ऊपर क्या न्यूक्लियर अटैक है वो नहीं करेंगे। तो जब से नई सरकार आई है 2014 के बाद, उसने कहा भी हम इसमें क्या थोड़ा मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, इसमें बदलाव करना चाहते हैं। ऐसे तो कोई भी हमारे ऊपर हमला करने की फिराक में होगा, क्या हम उसका वेट करते रहेंगे, पहले वो गिराएंगे और फिर हम गिराएंगे, ठीक है, इस तरह से। तो उसमें क्या अपडेट है वो करते रहना चाहिए। इसके अलावा जैसे एजुकेशन का है, एजुकेशन का जैसे उस टाइम जैसे एजुकेशन है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो एजुकेशन है, फ्री एजुकेशन फॉर टू ऑल, ठीक है, 6 to 14 ईयर्स तक, वो 2008 में इम्प्लीमेंट हुआ। उससे पहले क्या था वो इतना ध्यान नहीं दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। तो क्या हुआ, हमें जरूरत पड़ी कि हमें एजुकेशन अब सोसाइटी में लाना बहुत जरूरी है। उससे पहले उसमें ध्यान नहीं दिया। तो क्या किया हमने, कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें क्या किया, अपडेट कर दिया, उसमें अमेंडमेंट कर दिया, अमेंडमेंट यानी उसमें क्या कर दिया, उसमें बदलाव कर दिया, ठीक है, अमेंडमेंट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन में। क्यों जरूरी हो जाता है, क्योंकि उसमें अपडेट, ठीक है, टाइम टू टाइम क्या होता है, सिचुएशन सोसाइटी की नीड्स हो गई और जो सिचुएशंस होती हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे उसको अपडेट है वो उसको चेंज करना है, अमेंडमेंट करना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। इसीलिए उसको अपडेट किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। इसीलिए एजुकेशन फ्री ऑफ पहले नहीं थी, फिर की गई। टैक्सेशन सिस्टम था, जैसे गवर्नमेंट ने अभी बदला जीएसटी, जैसे आपने सुना होगा। क्यों बदला उसको, कि पुराने टाइम में क्या होता था, जैसे पेट्रोल की बात कर लेते कि कोई राज्य है, कोई स्टेट है, वहां पर पेट्रोल तो 70 रुपीज था, दूसरा स्टेट था वहां पर 65 था, और एक और स्टेट है वहां पर 73 था, 74 था, कहीं पर 70 था। इस तरह से बदलाव था। फिर अभी तो शामिल नहीं किया गया, पेट्रोल को नहीं शामिल किया गया फिर भी, ठीक है। या जैसे कपड़े खरीदते हैं या गाड़ी खरीदते हैं, कि अगर आप गुजरात से गाड़ी खरीदोगे तो आपके को वो 5 लाख में पड़ेगी। क्यों, टैक्स का अलग अलग सिस्टम बनाया हुआ था। और अगर वो हरियाणा से खरीदोगे, दिल्ली से खरीदोगे तो वो आपको 4.5 लाख में पड़ेगी, ठीक है। अगर आप उसको आसाम में खरीदोगे तो वो गाड़ी आपको 5.5 लाख रुपए की पड़ेगी। तो टैक्सेशन क्या था, अलग अलग स्टेट का ट्रांसपोर्ट का टैक्स हो गया, जैसे उसको मैन्युफैक्चरिंग का टैक्स हो गया, उसके लैंड का, इलेक्ट्रिसिटी का, हर एक का टैक्स लगता। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ये सिस्टम खत्म करो, नया कानून होना चाहिए, देश में एक टैक्स होना चाहिए। तो एक तो हो गया सेंट्रल टैक्स, एक हो गया स्टेट टैक्स, ठीक है। इस तरह से क्या गुड्स एंड सर्विस टैक्स है वो लगाया गया। अब चाहे आप गाड़ी है वो गुजरात से खरीद लो 5 लाख की मिलेगी, वो दिल्ली से खरीद लो वही 5 लाख की, असम से खरीद लो तो भी 5 लाख की ही मिलेगी। तो क्यों, ये टाइम के साथ ये सोसाइटी में नीड हुई, ये सिचुएशन ऐसी हुई कि इस टैक्सेशन सिस्टम में क्या बदलाव होना चाहिए। तो अमेंडमेंट किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो 100 से ऊपर था, मेरे को याद नहीं है अभी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 100 था या 101 था, ठीक है। इस तरह से सुधार किया गया उसमें, चाहे वो एजुकेशन की बात कर लो, आप टैक्स की है, फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है, बहुत सारी ऐसी हेल्थ फैसिलिटीज हो गई, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे राइट्स हो गई। रिजर्वेशन का जैसे अभी आया है नया, जैसे बदलाव किया है लोगों को, वही की जो सिर्फ SC/ST में ही या OBC में ही जो सोशली और इकोनॉमिक बैकवर्ड लोग नहीं पाए जाते, जनरल कैटेगरी में भी है। इसलिए गवर्नमेंट ने 10% रिजर्वेशन है, जो जनरल कैटेगरी के पहले हम मानते थे उसको इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में डाल दिया गया। वो सिचुएशन के हिसाब से, सोसाइटी की नीड के हिसाब से क्या किया, उसमें संविधान में बदलाव किया, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया। और अमेंडमेंट होता है कहाँ, पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में बैठते हैं, वो डिस्कशन करते हैं, और जो 2/3 है, 2/3 बहुमत से, सॉरी आधे से ज्यादा है, उससे अगर पार्लियामेंट पास कर देती है, लोकसभा से फिर राज्यसभा से, और प्रेसिडेंट उसके साइन कर देते हैं, तो वो क्या है, बिल है वो पास हो जाता है, और वो बन जाता है एक्ट, कानून बन जाता है, ठीक है। अब इम्प्लीमेंट कौन करेंगे, उसको ब्यूरोक्रेट करेंगे, ठीक है, अलग अलग स्टेट्स में। ये सिनेरियो है, इस तरह से चलता है अमेंडमेंट का। तो डेफिनेशन इसमें लिखी हुई है कि किस तरह से those who crafted Indian Constitution felt that it has to be accordance with people aspirations and change in society। जो मैंने अभी बात बताई है वही है। They did not see it as sacred, static and
alternable, sorry, laws, so they made provision to intercop change from the time to time. These changes are called constitutional amendment. यानी जब उसमें बदलाव किया जाता है तो उसको क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन जो चीजें मैंने बताई वही बुक्स में लिखी हुई है, ठीक है, अलग से कुछ नहीं है। ये चीजें वो जरूरी हो जाती है, संविधान में बदलाव है वो करना जरूरी है। और एक बात और है, उसमें बदलाव इतनी आसानी से भी नहीं होता, कई जो बदलाव है वो बहुत है, जैसे 9th क्लास में पढ़ोगे आप कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हैं तो उसमें टाइम लगता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 3 चीजें हैं, इसमें यहाँ बता रहा हूँ कि कैसे गवर्नमेंट है उसको पर्टिकुलर प्रोसीजर से कैसे चूज किया जाएगा उसको, ठीक है, और किस तरह गवर्नमेंट पे लिमिटेशन लगाई जाएगी, और किस तरह गवर्नमेंट है वो किसी भी सिटीजन्स के राइट्स है उसका वायलेशन नहीं कर सकती, ठीक है। ये लास्ट के 3 पॉइंट है बस अभी 5 मिनट के, ये और बता देता हूँ आपको, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिखा हुआ है संविधान में कि किस तरह से, पहला तो ये है कि किस तरह से गवर्नमेंट है उसको इलेक्ट करने का, उसका जो चलने का, उसको रन करने का जो क्या प्रोसीजर होगा, ठीक है, गवर्नमेंट का रन करने का, चलने का क्या प्रोसीजर होगा, ठीक है, ये उसमें लिखा गया है, ठीक है, कैसे वो चलेगी, कैसे डिसीजन मेकिंग होगी, कौन निर्णय लेगा, ठीक है, किस तरह से निर्णय लेगा। फिर दूसरा है गवर्नमेंट है वो किस तरह रन करेगी, उसका प्रोसीजर क्या होगा, डिसीजन मेकिंग क्या होगी, और गवर्नमेंट के पास क्या पावर्स होती है, ठीक है, गवर्नमेंट के पास क्या पावर्स होंगी, गवर्नमेंट की जो पावर्स है वो भी क्या उसमें लिखी होती है, किस जो कैबिनेट मिनिस्ट्री की क्या पावर होगी, कैसे वर्क करेगी गवर्नमेंट है, कहाँ पर उसको इम्प्लीमेंट करेगी। अब ये नहीं है कि मनोहर लाल खट्टर आसाम में जाकर कह दे भी यहाँ पर कानून बनाएंगे, नहीं, तो हर एक स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी पावर्स है वो क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या अलग अलग होती है, और उसके ऊपर गवर्नमेंट में क्या करती है, यही कॉन्स्टिट्यूशन में यही संविधान क्या करता है, गवर्नमेंट पावर के ऊपर क्या है लिमिटेशन भी लगाता है, उसके ऊपर क्या करता है लिमिट्स भी लगाता है, कंट्रोल करता है। ये नहीं है कि वो स्टेट के हर मामले में इंटरफेयर करे, या स्टेट है वो किसी दूसरी गवर्नमेंट के इंटरफेयर करे, या कॉन्स्टिट्यूशन को है चेंज करने के लिए वो उसमें इंटरफेयर करे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, तो वो उसके ऊपर क्या लिमिट्स लगाती है। तीसरा जो लास्ट है कि गवर्नमेंट है एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, चुनी हुई सरकार, उसके पास पावर्स भी है, तो वो क्या करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है चाहे वो इलेक्टेड हो, चाहे उसके पास बहुत ज्यादा पावर्स हो, डिसीजन मेकिंग की भी पावर होती है, बहुत सारे निर्णय लेने की लिमिटेशन की, फिर भी क्या है वो सिटीजन्स के जो राइट्स है, सिटीजन्स को जो राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन है उसको उसके अंदर लिखे गए हैं, जो प्रोवाइड करवाए गए हैं सिटीजन्स को, उसका वायलेटेड नहीं कर सकती वो, ठीक है, वायलेशन नहीं कर सकती, ठीक है, उसको वायलेटेड है वो नहीं कर सकती, ठीक है, ये चीज भी आप याद रखिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सुप्रीम लॉ ऑफ कंट्री, देश का सबसे बड़ा कानून है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा देश में कोई भी नहीं है, ठीक है, चाहे प्रधानमंत्री क्यों ना, प्रधानमंत्री किससे बना है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि किस तरह से इलेक्ट होगा, तो वहाँ इलेक्शन कैसे होंगे वो भी किस में लिखे हुए, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर है वो कैसे कैबिनेट की मीटिंग लेगा, कैसे कानून बनेंगे, कैसे कानून लागू होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंट होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। एमएलए एमपी कैसे इलेक्ट होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। इलेक्शन कैसे करवाए जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ठीक है, हर चीजें क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, इसलिए क्या है देश को चलाने का ये मेन या देश इसी से चलता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस है, अपार्थाइड है मैंने पहले बता दिया है, क्लोज का बता दिया है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो थी जिसने संविधान को लिखा था, जिसमें बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव है वो लोग है वो शामिल थे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, हाँ ये डेफिनेशन आप देख सकते हो, इसमें से राइट डाउन कर सकते हो। ए चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय द सुप्रीम लेजिस्लेचर बॉडी इन ए कंट्री, यानी जब देश की चुनी हुई सरकार, जैसे मैंने अभी बताया कि वो अमेंडमेंट कौन करेंगे, पार्लियामेंट में जो एमपी बैठे हैं ना, मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना है, संविधान में जो बदलाव करना है तो कौन करेगा, उसको अमेंड कौन करेगा, उसमें बदलाव कौन करेगा, उसमें बदलाव करेगी भी पार्लियामेंट एमपी, ठीक है, कौन करेगी, पार्लियामेंट संसद करेगी। अब ये नहीं है कि मैं जाके कह दूं अभी मेरे को तो ये कानून बढ़िया नहीं लगा इसको हटा दो, नहीं हटेगा भाई, पार्लियामेंट करेगी। पार्लियामेंट में लोकसभा है, राज्यसभा है, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा इनसे कानून पास होगा, ठीक है, फिर वो प्रेसिडेंट के साइन होंगे उसके ऊपर,
प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के उसके ऊपर साइन होंगे तब जाकर वो क्या बनेगा, एक लॉ बनेगा, एक कानून बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। ठीक है, ये बात है। आपको समझ में आ गई उम्मीद करता हूँ। अपना चैप्टर हो गया कंप्लीट, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू, अपना ख्याल रखिए।